सोनिया गांधी को नहीं मिला केजरीवाल का साथ। विपक्षी दलों में सब शामिल, लेकिन केजरीवाल ने किया किनारा। केजरीवाल को रास नहीं आ रही कांग्रेस की मित्रता। क्या कांग्रेस का साथ देने से आपकी छवि को होगा नुकसान? नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए अब सिर्फ करीब 1 महीना और बचा है, जो चुनाव की प्रक्रिया में जुटे ही कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में एक तरफ चाहे एनडीए जीत की बड़ी तैयारी में लगी हुई है, तो वहीं विपक्ष भी कहां पीछे है। विपक्ष भी एकजुट हो रहा है और सरकार के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार उतारने के लिए 22 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें महज 17 दल ही शामिल हुए। टीआरएस से लेकर बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बैठक से किनारा कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि जब इन दलों ने विपक्ष की एकजुटता से किनारा कर लिया, तो फिर ये किसका बनेंगे सहारा? और फिर बाकी सबका तो समझ में आता है, आखिर मोदी सरकार को पानी पी कर कोसने वाली आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से क्यों किनारा कर लिया? इससे तो निश्चित तौर पर विपक्ष को नुकसान ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के अलावा सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जो 2 राज्यों में शासन कर रही है। हालांकि केजरीवाल की राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षियों की इस बेरुखी को विस्तार से समझने के लिए चलिए आपको 5 साल पीछे लिए चलते हैं, क्योंकि तभी से कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के रिश्तों में खटास आई। और क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, तो फिर आम आदमी पार्टी भला यूपीए के साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कैसे खट्टा हो सकती है? 5 साल पहले आपको लेकर कांग्रेस ने की थी बड़ी चूक। 5 साल पहले भी कांग्रेस का इस तरह से विपक्षी दलों को आमंत्रण मिला था, लेकिन यहाँ जो एक बड़ी चूक हुई थी वो ये कि संयुक्त विपक्ष की मेज से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दूर रखा था। शायद यही वजह रही जो इस बार केजरीवाल ने खुद को इस बैठक से दूर रख लिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस और हरियाणा के जरिए देश में अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी फिलहाल यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपना पूरा जोर लगाए हुए है। शायद इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव की तरफ फिलहाल वो अपना ध्यान नहीं चाहती। वैसे आम आदमी पार्टी की इस बैठक में शामिल ना होने के जो 3 बड़े और मुख्य कारण सामने आ रहे हैं, वो ये है कि विपक्षी बैठक में कांग्रेस की उपस्थिति। जैसा कि हमने बताया, कांग्रेस की उपस्थिति भी आम आदमी पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने का कारण बन गई। आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 दशक में कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब में हाशिए पर ला दिया। इसके बाद से ही सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी एक साझा मंच साझा करने से बच रही है। साल 2011 में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, जिस वक्त यूपीए सरकार थी और केजरीवाल के आंदोलन ने सरकार की नींव हिला दी थी। कांग्रेस आईएसी के इस आंदोलन से कभी उबर ही नहीं पाई, जिसके बाद एक वर्ग ने आम आदमी पार्टी का गठन किया। साल 2013 में कांग्रेस के बाहरी सहयोग से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पहली बार अल्पमत की सरकार बनाई। साल 2014 में केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी ने संवैधानिक कमजोरियों का हवाला देते हुए दिल्ली विधानसभा में एक जन लोकपाल विधेयक की शुरुआत ही रोक दी थी। साल 2019 के आम चुनाव से पहले गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद दोनों दलों के बीच संबंधों में और खटास आ गई। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एक नॉट सो गुड वाला रिलेशन है। आम आदमी पार्टी छवि से नहीं कर सकती समझौता। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी का ऐसा मानना है कि उसकी भ्रष्टाचार विरोधी, गवर्नेंस में कमी लाने वाली छवि अन्य राजनीतिक दलों के पारंपरिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती है। केजरीवाल साल 2018 में उन विपक्षी दलों में शामिल थे जिन्होंने कर्नाटक के एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। वो 2019 में कोलकाता के टीएमसी की तरफ से आयोजित एक अन्य संयुक्त विपक्षी रैली में भी मौजूद थे। फरवरी 2019 में आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर लोकतंत्र बचाओ रैली की मेजबानी की, जहां कांग्रेस के आनंद शर्मा के साथ मंच साझा किया था। लेकिन 2019 के आम चुनाव में हार ने फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। जबकि केजरीवाल टीआरएस के चंद्रशेखर राव और डीएमके के एमके स्टालिन जैसे नेताओं से मिलना जारी रखते हैं। लेकिन साल 2024 के लिए माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का लक्ष्य कुछ ऐसा है कि उसे खुद को संयुक्त मंचों में भाग लेने से दूर कर देना है, जैसी वो पहले थी, क्योंकि विपक्षियों के साथ जाकर उसकी छवि पर फर्क पड़ सकता है। टीएमसी से भी आपके हैं तनावपूर्ण संबंध।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के लिए बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक से किनारा कर लेने की आखिरी और मुख्य वजह उसका टीआरपी से टकराव भी हो सकता है, जो कि पिछले 2 सालों में कुछ ज्यादा ही देखने को मिला है। टीएमसी ने तटीय राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले गोवा में हैरान कर देने वाली एंट्री ली, जहां आम आदमी पार्टी घुसने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के संबंध तनावपूर्ण हो गए। ये दोनों ही पार्टियां कांग्रेस की खाली हुई जगह भरने की कोशिश कर रही हैं। असम में भी आगे आने वाले दिनों में इन दोनों पार्टियों के बीच में मनमुटाव देखने को मिल सकता है। आपकी बंगाल इकाई भी आम आदमी पार्टी पर अक्सर हमलावर रहती है। ये तो 3 मुख्य कारण थे। वहीं अगर समीकरण की फैक्ट्स की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये जानने जरूरी है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 10,79,000 वोटों से आधे वोट की जरूरत है। एनडीए के पास 10,79,000 से आधे से थोड़े कम 5,26,420 वोट्स हैं। बीजेपी के पास जो एमएलए वोट्स हैं उनकी संख्या 1,85,014 है। बीजेपी के पास एमपी वोट्स हैं, उनकी संख्या 2,74,400 है। बीजेपी के पास कुल वोट्स 4,59,414 हैं। वहीं एनडीए की सहयोगी जेडीयू के एमएलए वोट 7,785 हैं। जेडीयू के एमपी वोट्स 14,700 हैं। कुल मिलाकर जेडीयू के वोट्स हैं 22,485। वहीं एनडीए की सहयोगी एआईएसडीएमके के एमएलए वोट्स हैं 11,616। एआईएसडीएमके के एमपी वोट्स हैं 4,200। एआईएसडीएमके के कुल वोट्स हुए 15,816, यानी जीत से सिर्फ 13,000 वोटों से पीछे है एनडीए। एनडीए को वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल का मिल सकता है समर्थन। वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी ने साल 2017 में भी एनडीए को किया था सपोर्ट। बीजेडी के एमएलए वोट 16,986 है। बीजेडी के एमपी वोट्स 14,700 है। बीजेडी के पास कुल वोट 31,686 हैं। वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए वोट्स 23,850 हैं। वाईएसआर कांग्रेस के एमपी वोट्स 19,600 हैं। वाईएसआर कांग्रेस के कुल वोट्स की संख्या 43,450 है। वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के एमएलए वोट्स 32,918 हैं। टीएमसी के एमपी वोट्स 25,200 हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी के कुल वोट्स 58,118 हैं। अखिलेश की समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के एमएलए वोट्स 23,088 हैं। समाजवादी पार्टी के एमपी वोट्स 5,600 हैं। समाजवादी पार्टी के कुल वोट्स 28,688 हैं। लेफ्ट की भी बात कर लेते हैं। लेफ्ट के एमएलए वोट्स 16,503 हैं। एमपी वोट्स 8,400 हैं। लेफ्ट के कुल वोट्स 24,903 हैं। अब यूपी के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या हालात हैं उसे भी समझ लेते हैं। यूपीए के राष्ट्रपति चुनाव में जीत की कितनी उम्मीद है उसको अगर फैक्ट्स के जरिए समझे तो यूपीए के पास कुल एमएलए वोट्स 1,47,192 हैं। एमपी वोट्स 1,12,700 हैं। यूपी के पास कुल वोट्स हैं 2,59,892। कांग्रेस के कुल एमएलए वोट्स हैं 88,208। कांग्रेस के एमपी वोट्स हैं 57,400। कांग्रेस के कुल वोट्स हैं 1,45,608। यूपीए को समर्थन देने वाली डीएमके के एमएलए वोट्स हैं 23,232। डीएमके के एमपी वोट्स हैं 23,800। डीएमके के कुल वोट्स हैं 47,032। यूपीए को समर्थन देने वाली शिवसेना के समीकरण को समझें तो शिवसेना के एमएलए वोट्स 9,800 हैं। शिवसेना के एमपी वोट्स 15,400 हैं और शिवसेना के कुल वोट्स 25,200। आरजेडी का समर्थन भी यूपीए को प्राप्त है। आरजेडी के कुल एमएलए वोट्स हैं 13,148। कुल एमपी वोट्स हैं 3,500 और कुल वोट हुए 16,648। एनसीपी के कुल एमएलए वोट्स हैं 9,450। एनसीपी के कुल एमपी वोट्स हैं 6,300। एनसीपी के कुल वोट हुए 15,750। इन आंकड़ों से साफ है कि जीत के करीब तो बीजेपी ही है, बशर्ते कोई भी एक दल आगे बढ़कर एनडीए को अपना समर्थन दे दे। एनडीए के पास कुल 448 सांसद और 1,773 विधायक हैं, जिनका कुल वेटेज 5,32,139 है। ऐसे में बीजेपी को राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब देखते हैं कि अन्य में से कौन एनडीए को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना समर्थन देता है। वैसे आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत जाएगा एनडीए का प्रत्याशी? क्या कहते हैं आप? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।